नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका इंडिया 360 में। सबसे पहले खबर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की हरकत की, जो थमने का नाम नहीं ले रही। आज पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के पास देखा गया। नियमों के अनुसार कोई भी विंग एयरक्राफ्ट LOC के 10 किलोमीटर के करीब नहीं आ सकता, जबकि रोटरी विंग का यह हेलीकॉप्टर बिना किसी पूर्व सूचना के 1 किलोमीटर तक अंदर नहीं आ सकता। भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर असामान्य रूप से LOC के 300 मीटर के करीब आ गया। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये नापाक हरकत की है, गुस्ताखी की है, और ये चॉपर, पाकिस्तान का चॉपर 100 मीटर के नजदीक नियंत्रण रेखा से 300 मीटर के करीब, ये पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, जो 300 मीटर के करीब देखा गया है नियंत्रण रेखा के। ये पाकिस्तानी गुस्ताखी है। क्या इस चॉपर के जरिए जासूसी की जा रही थी? क्या इस चॉपर के जरिए फोटो खींचे जा रहे थे? क्या इस चॉपर के जरिए नियंत्रण रेखा की वीडियोग्राफी की जा रही थी? कई सारे सवाल हैं, और भारत ने अपनी जो आपत्ति है वो इस हेलीकॉप्टर को देखे जाने के बाद जो नियम है उस नियम का हवाला देते हुए दर्ज कर डालते हैं। पिछले कई महीनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है, और इस बीच में आज पुंछ सेक्टर में एक बड़ी घटना सामने आई, जब पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर सरहद के बिल्कुल नजदीक यानी 300 मीटर तक आ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के 1 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाइंग जोन माना जाता है, और ऐसे में दोनों देशों की जो सेना है उसका पालन करती है। लेकिन 300 मीटर तक पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर के आने के बाद भारतीय सेना ने पूरी उस पर निगरानी बनाए रखी, और मौका पड़ने पर उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन और LMG से गिराया जा सकता था। लेकिन पूरी कार्रवाई पर भारतीय सेना की नजर रही, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना का ये हेलीकॉप्टर वापस अपनी सरहद में चला गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव से कथित मारपीट के आरोपी 2 विधायकों की गिरफ्तारी के मामले में आज पुलिस को अदालत से झटका लगा। 30 हजारी अदालत ने पुलिस हिरासत देने से तो इनकार कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों को भी राहत नहीं मिली, क्योंकि अदालत ने दोनों को कल तक के लिए जेल भेज दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के आरोपी ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान समर्थकों की नारेबाजी के बीच कुछ इस तरह जामिया नगर थाने में सरेंडर करने पहुंचे। सरेंडर से पहले आज तक से बातचीत में अमानतुल्लाह ने इसे भरपूर सियासी रंग दिया। सारे गलत हैं, सरासर झूठ है, साजिश है, भाजपा की साजिश है। भाजपा अब कहने लगी कि सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वो बहाना ढूंढ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, IAS लॉबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कल रात देवली के विधायक प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार किया गया था। आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने दोनों विधायकों को पकड़ तो लिया, लेकिन 30 हजारी कोर्ट से रिमांड लेने में नाकाम रही। कोर्ट ने दोनों विधायकों को कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपने विधायकों के खिलाफ एक्शन से बौखलाए आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के बीच आए और बीजेपी पर हमला बोल दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने माना कि मुख्य सचिव से तीखी बहस हुई थी, लेकिन मारपीट नहीं हुई। ये आरोप मुख्य सचिव बीजेपी के इशारे पर लगा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की साजिश चल रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री के साथ मारपीट हुई, उसके वीडियो साक्ष्य भी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके साथ घटना दिखाई जा रही है 12 बजे की, वो 11:30 बजे वहां से निकल चुके हैं। तो क्या मानेंगे आप लोग इसको? इस मामले को जितना ये बढ़ा पाएंगे, जितना इसको महिमा मंडित कर पाएंगे, वो करेंगे। हमारे साथ जो कुछ घटनाएं हुई वो दर्द नहीं है, उनका दर्द है। वो जो कुछ वो बोल रहे हैं वो गीता का श्लोक है, हम जो बोल रहे हैं वो सारा कुछ झूठ है। पार्टी नेता हमलावर हैं, लेकिन मदुरै जा रहे केजरीवाल से जब इस बाबत सवाल किया गया तो कटकर निकल गए। इस बीच इस केस में मुख्यमंत्री के सलाहकार VK जैन से 3 घंटे तक पूछताछ हुई। जैन ने अपने सामने किसी भी तरह की धक्का मुक्की से साफ इनकार कर दिया। इस बीच केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी नेता LG से मिले। कांग्रेस ने जहां सरकार से माफी की मांग की, वहीं बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। इस कॉन्स्पिरेसी में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, इनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। उधर जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने हड़ताल का इरादा तो टाल दिया, लेकिन विरोध में वहां पर काली पट्टी बांधकर काम पर पहुंचे। कुल मिलाकर दिल्ली फिलहाल अजीबोगरीब तमाशे का गवाह है। रवीश पाल सिंह, चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
बंद कमरे में क्या हुआ इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव के शरीर पर मिले चोट के निशान केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत सिद्ध होने वाले हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मुख्य सचिव के शरीर में चोट की पुष्टि हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट से खुले बंद कमरे के राज। मुख्य सचिव के शरीर पर चोट के सबूत। केजरीवाल जी बताइए, बंद कमरे में मुख्य सचिव को कैसे लगी चोट? दिल्ली के अरुणा आसिफ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत अखर रही होगी। इस रिपोर्ट में उनके विधायकों की कारस्तानी का सबूत है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई। उनके शरीर के जख्म इसकी गवाही दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट में चोटों के निशान की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव के दाहिनी आंख के नीचे सूजन मिली। होंठ पर 1 सेंटीमीटर कटे का निशान था। दोनों कान के पीछे चोट से सूजन भी मिली। चीफ सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिससे साफ होता है कि उनके साथ मारपीट हुई है। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट को ही खारिज कर फर्जी बता रही है। आम आदमी पार्टी ने इस सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर दावा किया कि एफआईआर में मारपीट 12 बजे के बाद बताई गई, लेकिन मुख्य सचिव 11:30 बजे के करीब सरकारी आवास से बाहर जाते दिखे। साथ ही पार्टी ने सवाल किया कि चोट 19 तारीख की देर रात लगी, तो फिर कई घंटों के इंतजार के बाद सुबह 9 बजे मुख्य सचिव अस्पताल क्यों पहुंचे? रात की घटना उनके साथ हो जाती है, सुबह तक वो कुछ नहीं करते हैं, सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग बनाई जाती है, एक षड्यंत्र के तहत पूरे मॉब को इकट्ठा किया जाता है दिल्ली सचिवालय के। मारपीट हुई या नहीं, इसका कोई सीसीटीवी सबूत नहीं है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट इस मामले में सबसे बड़ा सबूत है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस रिपोर्ट को ही खारिज कर रही है। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 11,400 करोड़ के महाघोटाले में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने मुंबई के अलीबाग में नीरव मोदी के 100 करोड़ के बंगले पर ताला जड़ दिया है। कानून का डंडा ताबड़तोड़ पड़े तो फिर उसकी गिनती मुश्किल है। सीबीआई ने समंदर किनारे नीरव मोदी के आलीशान बंगले पर ताला जड़ दिया। मुंबई के पास अलीबाग में नीरव मोदी के इस बंगले पर सीबीआई की टीम ने कल रात छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के बाद मौके से कई दस्तावेज जब्त किए गए। सीबीआई की टीम ने बंगले को सील कर दिया। माना जा रहा है कि इस बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ है। 2.5 एकड़ की जमीन के बीचों बीच बंगला करीब 4000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। ये वही इलाका है जहां मुंबई के रईसों के बंगले हैं। इस बीच आज तक की टीम नीरव मोदी के वकील तक पहुंची। वकील साहब फरमा रहे हैं नीरव मोदी भगोड़ा नहीं है, बल्कि विदेश में बिजनेस ट्रिप पर हैं। इन्हें सीबीआई और ईडी की जांच पर भी भरोसा नहीं है। डाउट नहीं, मुझे विश्वास है कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो फेयर नहीं है। क्यों फेयर नहीं है? जिस हिसाब से कल लोगों को अरेस्ट किया गया, तो मुझे इसमें संदेह नहीं, मुझे विश्वास है कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं हो रही है। ये सिर्फ मेरे क्लाइंट्स का मीडिया ट्रायल हो रहा है। बहरहाल आज पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने जीएम स्तर के अधिकारी राजेश जिंदल को गिरफ्तार किया है। राजेश जिंदल एलओयू जारी करने वाले पीएनबी ब्रांच ब्रैडी हाउस के ब्रांच प्रमुख थे। इसके साथ ही महाघोटाले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई से पंकज खेलकर के साथ मयूरेश गणपते, आज तक। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। निवेशकों के सम्मेलन में उद्योगपति ने यूपी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 1000 से ज्यादा एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। कुल 4,28,00,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश होने का ऐलान हुआ।
पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ जब देश के दिग्गज उद्योगपति लखनऊ के इन्वेस्टर्स समिट में इकट्ठा हुए तो यूपी पर धन वर्षा में जरा भी देरी नहीं हुई। उद्योगपतियों ने खजाना खोला तो पीएम मोदी ने योजनाओं की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कुशीनगर और जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी के 11 जिलों में उड़ान की सुविधा होगी। सचमुच यूपी में माहौल बदल गया है, इसकी तस्दीक खुद उद्योग जगत ने की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिसंबर तक जियो को गांव-गांव ले जाने का ऐलान किया है। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 साल में 10,000 करोड़ निवेश करेगा। इसके साथ ही यूपी में जियो 1 लाख नई नौकरियां भी देगा। अंबानी ने नमामि गंगे परियोजना में भी रिलायंस की सहभागिता की बात कही। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने यूपी में 5 साल में 25,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। टीसीएस ग्रुप ने टीसीएस की नई इकाई खोलने का वादा किया है, जिसमें 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। अडानी समूह ने अगले 5 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में 45,000 करोड़ निवेश का वादा किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 200 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। सीएम योगी के मुताबिक इन्वेस्टर्स समिट में कुल 1045 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और 4,28,000 करोड़ का निवेश हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में 40 लाख रोजगार पैदा करना है। उम्मीद है इन ऐलानों को जमीनी हकीकत में भी तब्दील किया जाएगा। ऐसा हुआ तो सच में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में तब्दील हो जाएगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और इस बार बिहार बोर्ड ने नकल रोकने के लिए कमर कस ली है। इन परीक्षाओं में 17,70,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का मेला सज गया। जूता मोजा उतारे छात्र चल दिए सवालों का सामना करने। करें भी तो क्या करें? इस बार नकलची छात्रों को इन सवालों से अकेले ही भिड़ना है। सालों पुराना उनका वफादार चोरी वाला पुर्जा बाहर ही रह गया। बिहार बोर्ड परीक्षा में धुआंधार चोरी की वजह से मैट्रिक बोर्ड को इनके जूते मोजे में ही नजर आई। लिहाजा जूता मोजा पहनकर आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं देने का फरमान जारी हो गया। दरअसल इस बार बिहार बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्र पर कैमरे वाला फोन रखने की इजाजत नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की इजाजत नहीं है। सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी करवाई गई। कोई भी पदाधिकारी परीक्षा के दौरान कदाचार में लिप्त पाए गए तो मुकदमा दर्ज होगा। नौकरी से बर्खास्त होंगे वो अलग से। लेकिन मुन्ना भाई कहां मानने वाले थे। बिहार के खगड़िया में भाई के बदले परीक्षा दे रहे एक शख्स को पुलिस ने दबोच लिया। पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पहले के मुकाबले इस बार परीक्षा को लेकर खौफ है। कम से कम पहले दिन प्रशासन मुस्तैद दिखा, नकलची पस्त दिखे। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस समय आ रही है। नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने झटका दिया है। ईपीएफओ की ब्याज दरों में गिरावट कर दी गई है। 8.65% से घटाकर इसे 8.55% कर दिया गया है। ये एक बड़ा झटका है उन लोगों को जो नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी करते हैं और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में यहाँ ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है। इसका नुकसान सीधे सीधे उन लोगों को होगा जो नौकरी में हैं और वेतन भोगियों को इस पर बड़ा झटका था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता आगे होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।